हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? मजे में हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मजा भी लीजिए और साथ साथ में पढ़ाई भी अच्छी तरह से कीजिए। क्यों कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अच्छी तरह से रिवीजन सारे चैप्टर्स का कीजिए और जहाँ तक संभव होगा हम आपकी मदद अच्छी तरह से करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को आज की शिक्षक दिवस है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए और अपने शिक्षक एवं अपने परिजनों का, अपने परिवार के लोगों का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए आज हम लाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो त्रिभुज का थ्योरेटिकल पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम उससे संबंधित प्रश्न जो है वो करेंगे और सारे प्रश्न हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। जो भी हमारा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार हम आज देख लेंगे। उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, जो जो प्रश्न हम करवाएंगे आप उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा टॉपिक था त्रिभुज का, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, ठीक ना। तो पहला जो प्रश्न आएगा वो हम उसी से संबंधित करते हैं, यानी थेल्स थ्योरम से संबंधित प्रश्न क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न आएगा, क्या थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने वाला है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। वो थ्योरेटिकल पोर्शन में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है उसका एप्लीकेशन, यानी उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आखिर हम कैसे हल करेंगे, उससे रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम, और आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक पे भी चलेंगे। लेकिन आज हम सारे प्रश्न करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन नोट भी कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें हम कर देंगे, ठीक है ना। आज नेक्स्ट में फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया त्रिभुज को स्टार्ट किया और मुझे टाइम मिल नहीं पाता है रेगुलर, तो इसलिए इस वजह से क्या होता है, मैं वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। तो जहाँ तक पॉसिबल है हम आपकी हेल्प करेंगे, आप जुड़े रहिए, ठीक है। और प्रश्न देखें, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो थेल्स थ्योरम से संबंधित होगा, ठीक है। देखिए, तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या है, दी गई आकृति में DE समानांतर BC, जहां AD 2 सेंटीमीटर, DB 2.5 सेंटीमीटर और AE 3.2 सेंटीमीटर हो तो AC ज्ञात करें। ठीक है, हमारी आकृति क्या है, ABC एक त्रिभुज है। इसमें देखिए DE एक जो रेखा है वो किसके, BC के समानांतर है। तो किससे संबंधित हो गया, थेल्स थ्योरम ना। उसमें क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि अगर कोई रेखा किसी एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे बराबर अनुपात में बांटती है। ये हमने थेल्स थ्योरम में सिद्ध किया था, ठीक है। अब देखिए उसी से संबंधित यहाँ क्या क्वेश्चन है, DE समानांतर है BC के। तो जब DE BC के समानांतर है और BC क्या है, ABC का एक भुजा है, और DE कहाँ करता है, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है D और E बिंदु पे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि थेल्स थ्योरम के अनुसार इन दोनों का अनुपात, यानी AD DB का अनुपात AE और EC का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, थेल्स थ्योरम। तो उसी के अनुसार हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें हल क्या करना है हमें, देखिए AD का मान दिया हुआ है, DB का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है, EC का मान हमारा निकल जाएगा और उसी के आधार पर बाकी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मान भी निकल जाएगा। तो इसे पूछा क्या है, AC का मान, यानी इस पूरे भुजा का मान, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हल लिखेंगे इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, त्रिभुज कौन सा हमारे पास है, ABC में, ठीक है।
क्या क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न में है उसके अनुसार क्या है, डीई जो है वो समानांतर क्या है, बीसी के, ठीक है ना, क्योंकि डीई क्या है, बीसी के समानांतर है, तो हम इस पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा होगा। क्यों होगा वो भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहता है कि दोनों भुजा को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा उसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसमें देखिए, जिसका जिसका मान दिया हुआ है वो मान हम लिख देंगे, बाकी जो है वो अपने आप आ जाएगा। तो एडी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, डीबी का मान कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एई का मान कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, और फिर ईसी का मान कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम ईसी को ईसी ही लिख सकते हैं या फिर इसको एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुने ई सी इज इक्वल टू, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 3.2 गुने 2.5। अब यहाँ से हमारा जो ई सी का मान आएगा 3.2 गुने 2.5 और नीचे नीचे से क्या होगा, 2, ठीक है ना, 2 उधर चला गया या गुना और उधर जा क्या होगा, भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है कोई जरूरी नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है जो आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है, से कट जाता है, तो हमारा क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले गुना कर लेंगे और फिर भाग करेंगे, यहाँ तो छोटा नंबर है, कहीं कहीं बड़े नंबर भी हो सकते हैं, तो गुना और भाग करने में क्या टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर आपका सेम आएगा लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो हमेशा क्या करेंगे, लास्ट टाइम में गुना भाग जोड़ घटाव किया जाता है, पहले हम देखेंगे कि कुछ नंबर कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3.2 और 2.5, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो एक बड़े नंबर आएगा, उसको फिर 2 से भाग ही करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ 2 से ये कट रहा है तो क्या थोड़ा आसान होगा ना, तो 2 से हम इसे काटते हैं, कितने बार कट जाएगा, 1.6, यानी कि इसी जो है वो कितना हुआ, 1.6 इंटू 2.5, ठीक है ना। अब इसे आसानी से हम गुना कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा तो छोटा हुआ है हमारा, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 1.6 को 2.5 से हम गुना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4.00, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये मल्टीप्लीकेशन आप सभी को आता होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब क्या कीजिएगा, या तो दशमलव को हटा के नीचे जीरो लिखिए, जीरो के रूप में लिखिए, 16/10 25/10, फिर 16 25 को गुना कीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। दूसरा तरीका ये कि पहले दशमलव को भूलिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 को 5 से गुना किया, कितना होगा, 16×5 80, 65 या 80, ठीक है। तो 80 का क्या हो जाएगा, 0, और कैरी कितना रहा, 8, फिर 16 दूनी 32, 32 8 कितना होता है, 40, ठीक है। यानी हमारे पास आंसर कितना है, 400 है। लेकिन यह दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं, 1 और 1, 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव पुट कर दिए, तो ये क्या होगा, एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अक्सर कुछ बच्चों को, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा मल्टीप्लीकेशन करने में, 1 रो मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होता है। वो फिर क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल तरीका है कॉलम मेथड वाला, 25 और 16 को लिखे मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए मैंने लिख कर दिया कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको टेबल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना 4.00, तो पॉइंट के जब 0 होता है उसका कुछ वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ 0 होता है, तो नॉन जीरो नंबर अगर नहीं हो, सिर्फ 0, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। यानी सिंपली हमारे पास इसी का वैल्यू जो आया वो क्या आ गया, 4, और 4 क्या होगा,
जो प्रश्न में दिया हुआ है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर में, यानी इसी हमारा आ गया कितना 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। लेकिन अब हमें निकालना क्या है एसी, तो क्या करेंगे, क्योंकि एसी जो होगा वो दो भाग में बटा हुआ है ना, ए ई प्लस ई सी, तो इसमें हमारे पास क्या होगा ए का वैल्यू 3.2 और ईसी का वैल्यू 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, हालांकि छोटे बच्चों का है लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी जानकारी दे देता हूँ कि जब भी डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल के रूप में लिखिए, उसके बाद ऐड कीजिए, तो कभी भी गलती होने के चांस नहीं रहेगा। कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए इसी को जोड़ना है, ठीक है ना, तो 3.2 तो डेसिमल के रूप में है, लेकिन 4 यहाँ डेसिमल के रूप में नहीं है, हालांकि वहाँ आंसर में था, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। अब इसे डेसिमल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा नंबर पहले है डेसिमल का 1 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो 4 को हम 4.0 तो लिख सकते हैं ना, 4 को 4.0 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों नंबर हमारा आ गया डेसिमल के रूप में। अब अगर इसे हम ऐड करेंगे तो हम इसे डेसिमल को डेसिमल के सामने लिख कर ही करते हैं ऐड, तो हमारे पास क्या होगा, डेसिमल यहाँ दे दिया, डेसिमल के राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में 4, इस तरह से हमने लिख दिया। अब एडिशन हो जाएगा, तो 2 और 7, यानी ये कितना है 7.2, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चे को डाउट हो जाता है, वो क्या करते हैं 4 को 2 से ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 3.6, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट होता है, तो ये क्या करेंगे हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, इस नंबर को भी डेसिमल के फॉर्म में लाकर तभी जोड़ते हैं, ठीक है ना। और बस आंसर क्या हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, यानी एसी का वैल्यू आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को हल कर लिया। अब देखिए इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ये हमारा थेल्स थ्योरम से संबंधित प्रश्न था। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ हमारे पास ईसी नहीं दिया था, सेम ऐसे क्वेश्चन कभी ए नहीं दिया होगा, कभी एडी नहीं गिवन होगा, कभी ए बी निकालना होगा, कभी बीसी निकालना होगा, कभी डीई निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसी में से कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो सब में हमारा थेल्स थ्योरम ही अप्लाई होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और वेरिएशन क्या होगा, यहाँ पे सारे वैल्यू जो दिए होते हैं वो फिक्स नंबर के रूप में दिए होते हैं। एक प्रश्न आता है जिसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो एक्स के रूप में दिया होगा, और आपको फिर फाइंड करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू क्या, कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वही प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसका प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जो कि एक्स के रूप में गिवन होगा उसका वैल्यू, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या मैंने बताया था कि एक्स के रूप में दिया होगा और इसी टाइप का होगा, सेम थेल्स थ्योरम के आधार पे ही होगा। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए, दी गई आकृति में यदि डी ई बी सी के समानांतर है, यानी ये हमारा आकृति हो गया त्रिभुज का, जिसमें डी ई जो है वो बी सी के समानांतर है, यानी फिर से थेल्स थ्योरम आ गया ना, जो थेल्स थ्योरम आ गया तो हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, बस उसी का प्रयोग हम करेंगे। इसमें दिया क्या क्या देखिए, ए डी का मान गिवन है लेकिन एक्स के रूप में, ए ई का मान दिया हुआ है एक्स के रूप में, बी डी का मान वो भी एक्स के रूप में, और इसी का मान ये भी एक्स के रूप में दिया हुआ है, और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तब एक्स का रूप कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास कोई समीकरण होगा। अब समीकरण बनेगा कैसे, तो वो थेल्स थ्योरम के प्रयोग से बनेगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यदि हमारा एक रेखा किसी भुजा के समानांतर है, यानी डीई बीसी के समानांतर है, तो डीई अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु दोनों रेखाओं को, दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटता है, यानी कि ए बी जो हमारा रेखा है और ए सी जो रेखा है यानी भुजा है उसे समान अनुपात में बांटेगा, किस बिंदु से, तो डी और ई से। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज
ए बी सी में, क्या है त्रिभुज एबीसी में? डी ई जो है वो क्या है, समानांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। तो इसलिए हमारा थेल्स थ्योरम जो कहता है वो क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्यों होगा, क्योंकि हमारा थेल्स थ्योरम पहले से सिद्ध हो चुका है, यानी थेल्स प्रमेय के कारण ये बराबर है। अब इसका जो जो मान है वो हम लिख देंगे, उससे फिर एक समीकरण बनेगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बहुत आसान है ना। देखिए 4x माइनस 3, डीबी का वैल्यू क्या है 3x माइनस 1। नेक्स्ट ए का मान क्या है 8x माइनस 7। नेक्स्ट इसी का मान क्या है 5x माइनस 3, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। वहां हमारा न्यूमरल वैल्यू था, ये हमारा एक्स के रूप में वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x माइनस 3 से, और फिर 8x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x माइनस 1 से, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आता ही वो ब्रैकेट वाला आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार बता दूं, जो इसका प्रथम पद है वो इन दोनों से गुना होगा, जो द्वितीय पद है वो भी दोनों से गुना होगा, और जो भी साइन होगा उसके साथ हम उसको लिखेंगे। तो 4x क्या होगा, इन दोनों से गुना, तो 4x और 5x गुना होके क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है। 4 5 20 और x और x गुना होके x स्क्वायर, फिर 4x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो गया। उसी प्रकार से 3 5x से गुना होगा और उसी प्रकार से ये आएगा 3 गुणे 3, ये हमारा लेफ्ट साइड का गुणनफल आ गया। अब राइट साइड भी सेम उसी रख लेंगे, 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x और प्लस 7, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सभी पद को एक साइड ले आए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो भी हमारा सिमिलर टर्म्स होगा, यानी कि सामान्य पद वाले होंगे इसमें, उसे आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं, जैसा भी होगा। तो हम सभी को क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा और हल कर सकते हैं, जो पहले से समान पद वाला है उसे हम हल करते हैं। जैसे यहाँ 20x स्क्वायर, ये तो हो गया। अब ये दोनों सेम है ना, एक्स एक्स है, तो क्या होगा -12 -15, दोनों में माइनस साइन है। जब सेम साइन होता है तो वो नंबर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। दोनों नंबर में अगर माइनस है तब भी जुड़ेगा, दोनों नंबर में प्लस है तब भी जुड़ेगा, ठीक है। यानी दो नंबर का अगर सेम साइन है तो वो आपस में जुड़ता है, और अलग अलग साइन है तो क्या होता है, घटता है। लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ साइन क्या होना चाहिए, जो नंबर बड़ा होगा। तो 12 और 15, बड़ा कौन सा है 15, साइन क्या है माइनस, लेकिन दोनों का साइन सेम है तो आपस में जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा कितना 27x प्लस 9। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 24x स्क्वायर 29x प्लस 7, ये हमने कर लिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, दोनों को सेम साइड लाएंगे ना, ताकि हम आसानी से हल कर सके। और बस क्या होगा 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9। अब ये जब 24x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा 24x स्क्वायर, फिर प्लस 29x माइनस 7 इक्वल टू क्या बचा 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, सामान्य पद फिर से एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो क्या है, ये +20 है -20 है, दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या होगा, आपस में घट जाएगा।
तो 24 में से 20 क्या कितना बचेगा 4, लेकिन साइन किसका होगा जो नंबर बड़ा होगा, तो -4x², एक्स वाला एक्स के साथ -27 प्लस 29, यहाँ पर भी अलग अलग साइन है, दोनों आपस में घट जाएगा, तो 29 -27 क्या होगा 2, बड़ा नंबर कौन सा है प्लस वाला, तो साइन क्या होगा +2x, और नंबर में भी सेम हो जाएगा +2 = 0, यानी ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया 4x² + 2x + 2 = क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है ना। अब इसे द्विघात समीकरण को हल हमने जिस तरीके से किया था उसमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो गुणांक है अगर कुछ कॉमन होता है तो उसे हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दो दो सब में से बाहर आ सकता है, यानी कॉमन हो सकता है, उभयनिष्ठ है 2, तो उसमें क्या करेंगे हम 2 सभी पद में से बाहर लेके उसे 0 कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं -2 कॉमन लेते हैं। अब -2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा प्रथम पद जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हल करना आसान होता है। यहाँ प्रथम पद क्या है यानी अधिकतम घात वाला पद क्या है नेगेटिव है, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो +2 बचेगा, इसलिए हमने -2 कॉमन लिया, तो 2x² -x और -1 = 0, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो सभी पद का साइन क्या होगा ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। अब ये -2 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो द्विघात समीकरण आया वो क्या आएगा 2x² -x -1 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है, 2x² -x -1 = 0। अब इसे हल करेंगे चाहे कोई भी मेथड यूज करें, या तो हमारा क्या था पूर्ण वर्ग विधि, या तो मध्य टर्म का गुणनखंड विधि, जो हम विखंडन करते हैं तो गुणनखंड विधि, या फिर तीसरा क्या था जो हमारा द्विघात सूत्र था, तो 3 में से कोई भी मेथड हम यूज करके यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है वो मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखा 2x² -x -1, ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। हम क्या कर सकते हैं मध्य पद को 2 भागों में बांट सकते हैं इस प्रकार से, और फिर प्रथम 2 पद का और अंतिम 2 पद का उसमें से अधिकतम जो हमारा उभयनिष्ठ होगा उसे हम बाहर निकालते हैं, तो 2x x -1 और यहाँ पर x -1 = 0, तो हमारे पास फाइनली आ गया ये गुणनखंड के रूप में, और ये यहाँ से क्या होगा ये दोनों गुणनखंड आपस में मल्टीप्लिकेशन का 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यहाँ क्या करेंगे x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर x का वैल्यू -1/2 हो गया, दो आंसर आ गया x का, ठीक है। अब इन दोनों मान को हम किसी में भी रख सकते हैं, अगर कोई एक भुजा पूछेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बताइए AC का वैल्यू क्या है या AE का वैल्यू क्या है, अगर हमको AE का वैल्यू पूछता तो x के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे 1 या फिर -1/2, लेकिन ये ध्यान देना है कि कौन सा वैल्यू सही होगा। देखिए अगर हम x का वैल्यू -1/2 लिखते हैं तो हमारे पास क्या कुछ पद जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 8x -7, ठीक है, अगर हम यहाँ x की जगह -1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4 -7, तो क्या आ जाएगा -11, तो किसी भुजा का लंबाई नेगेटिव में होता है नहीं होगा ना, यानी कि हम माइनस वाला जो पद है वो नहीं कंसिडर करेंगे, x वाला 1 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, देयरफॉर x = 1 जो है यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज के अनुसार ये हमें निकाला ना x का मान यह दोनों होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण आया तो 2 शून्य होगा, लेकिन उसमें से कौन सा शून्य यानी कौन सा x का वैल्यू इस आकृति के लिए सटीक बैठेगा, तो उसके लिए हमें किसी न किसी एक वैल्यू में रख के पुट करके देखना पड़ेगा। यदि हम x का वैल्यू लिखें और वो नेगेटिव आ जाता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, किसी भुजा का जो मान है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो x का मान अगर हम -1/2 यहाँ लिखते हैं तो क्या होगा ये सारे पद जो है वो क्या होगा
नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान नेगेटिव में नहीं कंसिडर करके सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू 1 जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो समझ आ गया। इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा तो आसानी से हम सेल्स थ्योरम का प्रयोग करके ही हल करेंगे। इसमें किसी पर्टिकुलर भुजा का मान निकालने के लिए भी आ सकता है या सिर्फ एक्स का मान निकालने के लिए आ सकता है, जैसा कि इस प्रश्न में था। तो आपको दो प्रकार का प्रश्न हो गया, एक तो हमारा क्या था, सिर्फ न्यूमरल वैल्यू यानी नंबर दिया होता, दूसरा क्या है कि एक्स के रूप में दिया हुआ है। तब दोनों प्रश्न एक जैसे ही हल होते हैं, इसमें हमारा एक समीकरण बनता है और उसके द्वारा ये हल हो जाता है। ठीक है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आप क्वेश्चन जरूर नोट डाउन किए होंगे, आप इसका प्रैक्टिस घर पे भी दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न, ये भी थेल्स थ्योरम से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किसी का मान निकालना नहीं है, हमें सिद्ध करना है, यानी कि प्रमेय जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो प्रमेय का प्रयोग करके हमें एक फॉर्मूला सिद्ध करना है या फिर कोई भी अनुपात सिद्ध करना हो, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है। अब इसे क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, दी गई आकृति में यदि एल एम सी बी के समानांतर है, तो एल एम कौन सा भुजा, ये है, सी बी के समानांतर है। ठीक है, दूसरा क्या है, एल एन जो है वो सी डी के समानांतर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, इस अनुपात को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर हम 1/1 दोनों त्रिभुज को, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को कंसिडर करें, तो उसमें से हमारा क्या होगा, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए ये हल हो सकता है। अनुपात में सिद्ध करना है तो थेल्स थ्योरम का प्रयोग होगा ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सिर्फ ऊपर वाला त्रिभुज है, नीचे वाला कंसिडर मत कीजिए, सिर्फ ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक भुजा हमारा बीसी है, एक रेखा हमारा एल एम है, जो एल एम है वो सी बी के समानांतर है। तो अगर इसको हम अलग से त्रिभुज बना के देखें तो इस प्रकार का होगा। देखिए, अगर हम एक ए बी सी बनाए, ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा खींच दें और इसे हम लिख दें एल एम या एम एल, ठीक है, तो सी बी एल एम या उल्टा भी फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है ना, ए बी लाइन पे एम पॉइंट, एसी लाइन पे एल पॉइंट, और ये दोनों आपस में समानांतर है। जो एम एल है वो बी सी के क्या है, समानांतर है, यानी एल एम जो है वो सी बी के समानांतर है। तो ऐसा ही तो हो गया ना। और जब इस प्रकार का त्रिभुज हो, यानी ये अनुपात बराबर है, सॉरी ये समानांतर है, एम एल और बी सी के समानांतर है, तो आपस में इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग, सेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। यही हम इस प्रश्न के लिए लिखेंगे, जो हल करेंगे तब उसी की तरह लिखेंगे। हमने क्या लिया, पहले त्रिभुज ए बी सी, इसमें चूंकि दिया हुआ है एल एम वो समानांतर है सी बी के, तो हमारा जो अनुपात होगा वो क्या होगा। और हमेशा अनुपात जब लिखते हैं तो देखिए शीर्ष बिंदु से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम एल अगर इसके समानांतर है तो हम बी एम अपॉन एम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, शीर्ष से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले त्रिभुज के लिए शीर्ष क्या है, ए है ना, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, ए एल डिवाइडेड बाय एल सी इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, ऐसा होगा। ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, थेल्स प्रमेय। लेकिन इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बड़े भुजा का अनुपात यानी एम अपॉन ए बी, एल अपॉन ए सी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ए बी अपॉन एम ए या ए सी अपॉन ए एल का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी बहुत सारा अनुपात आपस में इक्वल हो सकता है एक अनुपात के हेल्प से। अब यहाँ क्या देखिए, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसमें ए एम और ए बी है, ए एम और ए बी पूरा, ना कि
ए एम और एम बी, ये नहीं है, हमें क्या करना है, ए एम और ए बी सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखिए, तो ये रेशियो तो हमारा सेल्फ थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया इजिली। अब इसको हम ए बी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ए बी हमारा आएगा किस लिखे, ए एम और अगर एम बी को हम आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, आ जाएगा ना ए बी। तो इन दोनों में अगर हम +1 दोनों साइड कर देते हैं, ए एल अपॉन एल सी +1 ए एम अपॉन एम बी +1, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इस प्रकार का हम लिख सकते हैं +1, यानी कि अगर x y के इक्वल है तो दोनों साइड हम 1 1 ऐड कर सकते हैं से, तब भी इक्वल होगा, तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ए एल प्लस एल सी अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी देखिए, ये जो हमारा अनुपात आया, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं ना, उल्टा यानी इनवर्स करके। तो एल सी अपॉन ए एल इज इक्वल टू एम बी अपॉन ए एम, ऐसा भी तो इक्वल होगा, ठीक है। अब बोथ साइड अगर हम 1 कर दें ऐड, ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड अपने 1 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास न्यू समीकरण क्या होगा, ए एल एल सी अपॉन ए एल इज इक्वल टू एम बी ए एम अपॉन ए एम, ऐसा हो सकता है, हमने 1 ऐड कर दिया। अब ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है, और एम बी प्लस ए एम मिलके क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है, ठीक है। अब इसे फिर से हम उल्टा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी। इससे हम एक समीकरण से करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमें लाना ए बी और ए डी के रूप में लाना है, तो ए बी हमारे पास आ गया ना, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ए एम अपॉन ए बी वाला पद हमारे पास आ गया। अगर हम यही पे यूज करते तो ए एम अपॉन एम बी आता, जो कि हमें प्रूफ नहीं करना, तो ए बी का रूप में प्रूफ करना है, इसलिए हमने ये किया। अब ये चीज आपको बता देता हूँ, ये जो सारा कार्य हमने यहाँ पे किया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर इसको लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि थेल्स थ्योरम यह भी कहता है, थेल्स थ्योरम तो हमारा ये है ही, लेकिन इसके आधार पे हम ये प्रूफ कर दें, तो ये हमने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब ये दोनों रेखा बराबर है तो उसका एक पार्ट जो होगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है ना, यानी ये समीकरण डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आया कैसे है, और ये बहुत सारे इस प्रकार का और भी अनुपात होगा जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी जो अनुपात हमने लिखा उसका इनवर्स भी सही है, हम उसे +1 -1 करें तब भी सही है दोनों साइड, तो वो +1 -1 या इनवर्स करने के बाद एक नया रिजल्ट आता है, वो भी थेल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है, यानी थेल्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। तो हम ये ले आए, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वाला त्रिभुज है एबीसी, उसमें हमने सिद्ध कर दिया कि ए एल अपॉन ए सी जो है वो ए एम अपॉन ए बी होता है। अब इसी की तरह, अब देखिए बार बार तो हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, नीचे वाला त्रिभुज है जो, अब त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या करेंगे, इसी प्रकार से सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो इसमें माना है। तो इसमें हमारे पास क्या माना है, देखिए ए एल अपॉन ए सी, यानी बीच वाला ए एल अपॉन ए सी, इसके कौन था, ए एम अपॉन ए बी के, तो वही कंडीशन तो यहाँ भी है ना ए सी डी में, ये दोनों समानांतर है, तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी होगा। तो यहाँ क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल
अपॉन एल सी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। अब ये जब लिखे तो जिस प्रकार से हमने ये हल किया उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो जाएगा। तो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा होगा ए एन, हमें सिर्फ क्या करना था, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी पूरे भुजा के रूप में, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन पूरा भुजा, ए एन अपॉन ए सी, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो फर्स्ट समीकरण क्या था, ए एल अपॉन ए सी जो है वो ए एम अपॉन ए बी के इक्वल है, और सेकंड समीकरण क्या कहता है, जो ए एल अपॉन ए सी है वो ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। तो यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पर भी ए एल डिवाइडेड बाई ए सी है। अब वो आपस में इक्वल किसके है, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी के। तो दोनों समीकरण को जो हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, तो दोनों एक के इक्वल है ना। तो क्या होगा, समीकरण एक एवं दो से हमारे पास क्या आ गया, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट सिर्फ एक एक्स्ट्रा हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस वन करके हमने ये समीकरण लाया। हमारा एक्चुअल में जो हमने सिद्ध किया था थेल्स थ्योरम में, वो हमने सिर्फ इसी पार्ट का सिद्ध किया था, लेकिन इस पार्ट के आधार पर हम बहुत सारे और भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो वो हमने इसे निकाला, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होगा तो मैं फिर से आपको एक बार समझा सकता हूँ किसी अन्य वीडियो में, दूसरे वीडियो में, कि हम बहुत सारे अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे 5-6 अनुपात होते हैं जो आपस में प्लस माइनस करने से आ जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न जो है वो भी सिद्ध करने वाला है, और इस जो ये जो प्रश्न है इसके आधार पर आंशिक प्रश्न भी आ सकता है सेम वैसे ही, जिससे अभी हमने किया था त्रिभुज वाले में। ये क्या है, चतुर्भुज का है, लेकिन इसमें भी थेल्स थ्योरम का प्रयोग होगा। तो त्रिभुज वाले में हमने क्या क्या देखा था, एक में कुछ हिस्सा जो था वो आंशिक रूप में लिया हुआ था, और फिर दूसरा प्रश्न जो था उसमें कुछ हिस्सा क्या था, एक्स के रूप में लिया हुआ था, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना होता था, और एक में क्या था, दूसरे पार्ट का वैल्यू निकालना होता था। तो सेम है यहाँ पर भी है, चतुर्भुज वाला क्वेश्चन में भी ये जो अनुपात है इसके आधार पर भी प्रश्न आते हैं, या तो आंशिक वैल्यू दिया जाएगा कुछ हिस्से का, जैसे यहाँ 4 है, 4 में से 3 हिस्से का वैल्यू दिया होगा, एक निकालना होगा, या फिर चारों हिस्सा एक्स के रूप में दिया होगा और हमें एक्स का मान निकालना होगा। तो बिल्कुल जैसे पहले वाला प्रश्न के उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सिद्ध कैसे होगा, ये हमारा त्रिभुजीय प्रश्न में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी क्या है, डी सी के समानांतर है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हो, और बाकी दो भुजा क्या होता है, असमानांतर होता है। तो बहुत टाइप के समलंब चतुर्भुज होते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए समलंब चतुर्भुज हमारा क्या होगा, ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज है, यह भी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। यह भी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें दोनों भुजाएं क्या बराबर नहीं है, जो असमांतर भुजा है वो बराबर नहीं है, इसमें जो असमांतर भुजा है वो बराबर है, इसमें भी क्या है, असमांतर भुजा बराबर नहीं है, एक हमारा तिर्यक रेखा की तरह है और एक क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल समलंब है। तो ये सारे जो है वो समलंब चतुर्भुज ही कहलाएंगे, क्योंकि इसमें दो भुजा जो है वो आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। तो ये सारे समलंब चतुर्भुज ही कहलाएंगे। तो हमें इसी प्रकार का एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें से हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ और बी ओ का अनुपात जो है वो सी ओ और इसके बी ओ के अनुपात के बराबर होगा, और वो बिंदु क्या है, विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है ना।
ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या करा, ए बी जो है वो डी सी के समानांतर है। ए बी रेखा डी सी रेखा इसके समानांतर है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी चतुर्भुज या त्रिभुज का नाम लिखे, उसके भुजा यानी उसके शीर्ष का नाम लिखेंगे तो हमेशा ऑर्डर वाइज होता है। अगर हम कोई चतुर्भुज को ए बी सी डी ले रहे हैं तो ए बी सी डी इस प्रकार से लिखेंगे, ना कि ए बी डी सी, ठीक है ना। क्योंकि ए बी अगर यहाँ हम डी यहाँ सी लिखेंगे तो क्या होगा, कहीं से भी ऑर्डर वाइज नहीं होगा। अगर हम इधर से चलेंगे तब भी ऑर्डर वाइज नहीं होगा, इधर से चलेंगे तब भी ऑर्डर वाइज नहीं होगा। तो जो नाम दिया हो ए बी सी डी वो एक ऑर्डर से आना चाहिए, चाहे हम क्लॉकवाइज चले या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले। तो याद रखें ए बी सी डी एक साथ हो गया ना, तो हमें सी और डी यही लिखना होगा, ना कि हम इधर और इधर या सी यहाँ डी नहीं लिख सकते हैं, उससे क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी एक क्या समलंब चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण, तो विकर्ण कितने होंगे, दो विकर्ण। कौन कौन से, एक हमारा विकर्ण होगा बी डी और दूसरा विकर्ण क्या होगा ई सी, ये दो विकर्ण होंगे। दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, तो ओ बिंदु पे, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है और ये क्या है हमारा ओ हो गया। हमें सिर्फ क्या करना है, देखिए ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय क्या है डी ओ, ये हमें अनुपात सिद्ध करना है। तो ये अनुपात जो है इसमें अगर हम उल्टा भी करते हैं, मतलब एक पद इधर ले आए तब भी सही होगा ना, ए ओ अपॉन सी ओ भी हो सकता है और बी ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ सी ओ अगर यहाँ ले आता है, बी ओ को यहाँ ले आते हैं तो हमारे पास नया अनुपात क्या आएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो वो भी हो सकता है सिद्ध कर दिया जाए और ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए सेल्फ थ्योरम का ही प्रयोग करना है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी हमारा सी डी के समानांतर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज में कन्वर्ट करके सेल्फ थ्योरम का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले हम इधर वाला त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करते हैं एडीसी में, और हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन से ओ से एक रेखा खींचते हैं बिल्कुल डीसी के समानांतर, जो कि ए बी लाइन को कहीं पर भी प्रतिच्छेद करता मान लेते हैं कि एम पर, ठीक है ना। तो हम क्या किए सबसे पहले कि ओ से सी डी के समांतर रेखा हमने कौन सा खींचा है, ओ एम, जो एडी को एम पर प्रतिच्छेद ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। तो ओ एम जो है वो सी डी क्या है समानांतर है, या फिर कह सकते हैं एम ओ जो है वो डीसी के समानांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम क्या करते हैं, ए बी सी में हमने कौन सा त्रिभुज लिया पहले, ए डी सी वाला त्रिभुज। तो एडीसी त्रिभुज में हमारे पास क्या आ गया, एम ओ जो है वो समानांतर क्या है डीसी के। ये बाय कंस्ट्रक्शन यानी हमने क्या किया, रचना किया, रचना से, ठीक है ना। ये हम लिखेंगे रचना से, हमने रचना द्वारा क्या किया, एम ओ डी सी के समानांतर खींचा। तो जब किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, यानी जो हमारा एडीसी का अन्य भुजा है एडी और एसी, इसे क्या करेगा, बराबर अनुपात में बांटेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम और एम डी इज इक्वल टू ए ओ और ओ सी, ये हमारा एक समीकरण आ गया ए ओ और ओ सी का, ठीक है ना। ओ सी को हम सीओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सिद्ध करना है उसे मैच करने के लिए सिर्फ, और बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो ए को हम क्या कर सकते हैं, सीओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब आता है नेक्स्ट में क्या करेंगे,
पहले हमने त्रिभुज लिया था एसीडी, अब हम क्या करते हैं त्रिभुज एबीडी, एसीडी हमने लिया, अब त्रिभुज हम डीएबी या फिर एबीडी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। हम सिर्फ सही नाम लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम क्या करते हैं त्रिभुज डी ए बी ये कंसिडर करते हैं, यानी डी ए बी। अब यहाँ पर भी देखिए यदि OM जो है CD के समानांतर है तो OM क्या होगा AB के समानांतर भी तो होगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे वो MO जो है DC के समानांतर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा MO जो होगा वो AB के भी समानांतर हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि AB और CD आपस में समानांतर है, क्योंकि AB और DC वो आपस में क्या AB और DC क्या है आपस में समानांतर है। यदि MO जो है DC के समानांतर है तो MO क्या होगा AB के भी समानांतर होगा। अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज हटा के इधर बोला ADB या फिर DAB में हमारा शीर्ष क्या D हो गया, तो हमारे पास क्या अनुपात होगा DO अपॉन OB इज इक्वल टू DM अपॉन MA, ऐसा होगा ना। तो उससे जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम की हेल्प से DO DM डिवाइडेड बाय MA इज इक्वल टू DO और BO, ऐसा लिख सकते हैं DO और BO, और DO और BO को हम DM अपॉन MA, ठीक है। इसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं, सॉरी इसे समीकरण लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट में लें। जब ये हमारा इक्वल आया तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं AM अपॉन MD सिमिलरिटी लाने के लिए MO को AM भी लिख सकते हैं, DM को MD भी लिख सकते हैं। AM अपॉन MD जो होगा वो हमारे पास क्या होगा BO और DO के इक्वल। ये हम सेकंड वाला समीकरण हमने ले लिया, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या आ गया BO अपॉन DO हो गया। फर्स्ट हमारा ये था, देखिए फर्स्ट समीकरण में AM अपॉन MD जो है वो AO CO के बराबर है, सेकंड वाला में AM MD जो है वो BO और DO के बराबर है। तो जब लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी तो इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा AOCO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या देखते हैं कि AO अपॉन BO है और CO अपॉन DO, तो यहाँ देखिए BO को इधर और CO को इधर ला सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा AO डिवाइडेड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो कभी प्रश्न में ये भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है, तो हम कोई भी करेंगे आराम से थेल्स थ्योरम के मदद से क्या होगा ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारा अनुपात सिद्ध हो गया तो इसी अनुपात से रिलेटेड क्या हुआ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। सपोज AO का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, BO का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, CO का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो बताओ DO का मान कितना, आसानी से निकल जाएगा। दूसरा जो हमने ट्रायंगल में किया था यानी इससे पहले वाले प्रश्न की x के रूप में, तो यहाँ पे हमारा जो 4 हिस्सा बन रहा है इन चारों हिस्सा में से सभी का मान x के रूप में दिया हुआ हो तो उसका अनुपात लिख के हम क्या करते हैं आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नंबर में दिया हुआ तो 4 में से किसी 3 का वैल्यू दिया हुआ चौथे का मान निकालना होगा। तो इस प्रकार से इस वाले अनुपात से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं या फिर डायरेक्ट यही सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा चतुर्भुज, इससे पहले हम क्या देख रहे थे त्रिभुज का, और अब हमने देख लिया क्या चतुर्भुज में उसका प्रयोग, किसका थेल्स थ्योरम का प्रयोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो थेल्स थ्योरम के बेसिस पे आ सकते हैं। बाकी जो और भी प्रश्न बहुत सारे होते हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वो सारे प्रश्न इसके बेसिस पे ही है। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये हल हो गया,
तो बाकी सारे प्रश्न भी हल हो जाएंगे थेल्स थ्योरम से रिलेटेड। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट होगा किसी प्रश्न में तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको दिखा दूंगा हल करके, वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे वो थेल्स थ्योरम से संबंधित वाले प्रश्न में किए। अब इसके बाद क्या था, समरूपता के आधारित भी प्रश्न, ठीक है ना। जो जो टॉपिक हमने किया थ्योरी में उन सबसे संबंधित प्रश्न भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम से संबंधित प्रश्न कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी बेस पे आएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, समरूपता यानी त्रिभुज का जो समरूपता है उसके आधारित पे कुछ प्रश्न भी आते हैं। अब हम उस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम सारे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लगातार बने रहिए वीडियो में, तो काफी लंबा वीडियो होने जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे बुक के क्वेश्चन को एक साथ हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है और गैपिंग भी मेरा ज्यादा ही हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, तो गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो ये टाइम मुझे मिल नहीं पाता, ठीक है। आप ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट अभी हम अभी आपको करवाएंगे कौन सा क्वेश्चन, समरूपता के त्रिभुज के आधार पे भी कुछ प्रश्न उसे हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, समरूप त्रिभुज से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या दिया हुआ, परिमाप, दो समरूप त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज अगर ऐसा है, ठीक है ना, वो भी दो समरूप त्रिभुज अगर हमारे पास है, ए बी सी, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज अगर हमारे पास है पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है ना। और जिसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी इसके तीनों भुजाओं का योग कितना है, 25, और इसके तीनों भुजाओं का योग कितना है, 15। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका कोई एक भुजा 9 है, मान लीजिए हमारा ये है 9 सेंटीमीटर, तो इसके संगत में कौन सा होगा, पी क्यू होगा। ए बी सी अगर पी क्यू आर के समरूप है तो ए बी का संगत क्या होगा, पी क्यू होगा। बताए थे कि अगर हमने ऑर्डर लिखा है इस तरह से, ए बी सी समरूप पी क्यू आर, तो हमेशा जो था ए बी जो होगा वो किसके समरूप होगा, पी क्यू के। बी सी जो होगा वो किसके समरूप होगा, क्यू आर के। और ए सी जो होगा वो किसके समरूप होगा, पी आर के। बिल्कुल ऑर्डर वाइज चलेगा, ठीक है। यदि एक भुजा मान लिया ए बी जो हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत में क्या होना चाहिए, पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना होगा, जबकि उसके परिमाप का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए समरूपता के आधार पे, यानी समरूप में का जो प्रॉपर्टीज है दो समरूप त्रिभुज के, उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसे हल करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमारा दिया हुआ है प्रश्न में। तो अगर ये समरूप है तो हमारे पास होना क्या चाहिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी समरूप त्रिभुज में। तो अगर ये बराबर है तो ये सबका मान एक होगा, ये मान हमने क्या ले लिया, के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और वो बराबर मान जो है उसे क्या मान लिया हमने, के मान लिया, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीनों का सम यानी तीनों भुजाओं का योग 25 होगा, परिमाप है, और इसके तीनों भुजाओं का योग कितना है, 15 है। और यदि एक भुजा इसमें से हमारा कितना है, 9, तो संगत भुजा क्या हो, यानी अगर इसका एक भुजा 9 है तो इसका संगत भुजा कितना होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम परिमाप के रूप में निकालेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारा इसे परिमाप हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का मान पी क्यू का मान कितना आएगा? देखिए, ए बी जो है वो क्या होगा, पी क्यू गुना के। सिमिलरली बी सी जो होगा क्यू आर गुना के, और ए सी जो होगा वो पी आर गुना के। ऐसा हम लिख सकते हैं इस वाले समीकरण से। ये तीनों अनुपात के बराबर है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर के, तो ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू गुना के। बी सी बटा क्यू आर बराबर के, तो बी सी बराबर क्या होगा, क्यू आर गुना के। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर बराबर के, तो ए सी बराबर क्या होगा, पी आर गुना के। वो हमने लिख दिया। अब प्रथम त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। कैसे निकालेंगे परिमाप हम, तीनों भुजाओं का जोड़, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास परिमाप आया वो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना हो जाएगा, पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर, ऐसा होगा। ठीक है, दोनों परिमाप को अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। और इसका मान क्या होगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, बी सी को क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और ए सी को पी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इन तीनों समीकरण को ऐड करें तो हमारे पास ये रिलेशन तो आता है, ए बी बी सी ए सी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू क्यू आर और पी आर, और कॉमन हमारे पास के। तो इसको जब इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा ना, यानी यहाँ पे क्या आ गया, के बराबर आ गया। तो दोनों त्रिभुज का जो परिमाप है वो किसके बराबर आ गया, के। और के हमारा क्या था, तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये हमारा मतलब एक तरह से प्रमेय भी कर सकते हैं, यह सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है कि सिद्ध करें कि दो समभुज त्रिभुज का परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। तो वो हम सिद्ध भी कर दिए कि दोनों का अनुपात क्या है, के बराबर। और के क्या था, तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से हम ये सिद्ध भी कर दिए कि दोनों त्रिभुज का परिमाप जो है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन एकदम इजी हो गया। क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास 25/15 ये परिमाप का अनुपात आ गया। और के मतलब किसी भी एक भुजा का संगत भुजा, तो मान लिया पहले एक भुजा का हमारा क्या था, 9 था, तो दूसरा क्या उसके संगत में जो होगा वही ना। तो पहला भुजा हमारा क्या होगा, 9, और दूसरा को हम मान लिए कि x है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 गुने 9 बराबर 25 गुने x, यानी x बराबर क्या होगा, 15 गुने 9 बटा 25। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 27/5। तो संगत भुजा का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 5.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है,
यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, जो संगत भुजाओं का वैल्यू यानी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का मान कितना आ गया, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। ये हमारा त्रिभुज क्या एबीसी है, इसमें डी बिंदु बीसी पर है और इस प्रकार से है कि कोण एडीसी, तो एडीसी कोण कौन सा हुआ, ये वाला कोण एडीसी, और कौन सा है कोण बीएसी, बीएसी यानी बड़े वाले त्रिभुज का कोण ये, ठीक है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण ए डी सी और बी ए सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमेशा वो अनुपात वाला ही टर्म लेंगे, दो सिमिलर त्रिभुज है यानी कि समरूप त्रिभुज है, उसके संगत भुजा का अनुपात होगा, तो और हम इस प्रकार से लिखेंगे कि गुना करने पे आएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 भुजा, लेकिन एक्चुअल में क्या सी ए 2 बार है ना, तो इसको अगर हम अनुपात के रूप में लिखे, देखें सी ए गुने सी ए बराबर सी बी गुने सी डी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, और उसमें से एक भुजा को हम एक दूसरी तरफ ला सकते हैं। सपोज एक सी ए इधर चला गया और ये सी डी इधर आ गया, तो क्या हो गया, दो भुजा का अनुपात बराबर होगा, और दो भुजा का अनुपात जब भी बराबर होगा यानी दोनों त्रिभुज क्या सिमिलर है। तो हमें ये दिमाग में चल रहा है कि जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए भुजा का गुणनफल वो कहीं न कहीं अनुपात से ही आएगा, और हमें उससे संबंधित जो त्रिभुज है उसको समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करने में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर लेना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समरूपता में। अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप लिखेंगे तो ए बी हमेशा पी क्यू का संगत होगा, लेकिन वही अगर हम ए बी सी को क्यू पी आर लिखते हैं, अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसमें कंफर्म है कि ए बी जो होगा पी क्यू के संगत होगा, बीसी जो होगा क्यू आर के संगत होगा। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ से थोड़ा सा उल्टा कर दें, एबीसी जो है समरूप है, वो अगर हम लिखते हैं आर पी क्यू ऐसा लिख दें, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए बी भुजा है वो हमेशा आर पी के समरूप हो, आर पी के संगत में होगा। यहाँ ए बी भुजा पी क्यू के संगत है, यानी कि समरूप में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल का नाम ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समरूपता के केस में, ठीक है ना। हाँ पी क्यू को क्यू आर लिख सकते हैं अलग करने पर, लेकिन अगर हम एक साथ त्रिभुज कंसिडर करेंगे तो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें वही चीज ध्यान में रखना होता है इसमें, और उसी के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सी ए जो है सी बी सी डी, सी बी किस में आ रहा है, सी बी बड़े वाले त्रिभुज का भुजा है, सी डी छोटे वाले त्रिभुज का भुजा है, सी ए बड़े वाले त्रिभुज का भी है और छोटे वाले त्रिभुज का भी है। इतना आइडिया तो हमें मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ सब देख लेते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे समरूप तो सिद्ध करेंगे, लेकिन ऑर्डर हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। जब हम ए बी सी ले रहे हैं तो देखिए एक कोण जो है इसका एक कोण किसके बराबर है, छोटे वाले का डी कोण के बराबर है। तो यदि हम पहले यहाँ ए लिखे हैं तो यहाँ पहले क्या लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा, तभी तो समरूपता है ना। तो त्रिभुज क्या होगा, डी हमने लिख दिया। अब उसके बाद एबीसी का सी कोण और छोटे वाले का सी कोण दोनों क्या उभयनिष्ठ होगा, छोटे वाले का सी कोण और बड़े वाले का सी कोण उभयनिष्ठ होगा, यानी बड़े वाले में जहाँ पे सी है छोटे वाले में भी सी वहीं होना चाहिए। तो ये डी पहले है ए की जगह पे, सी लास्ट में, इसमें भी तो लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तो बीच में क्या आएगा, अब बच गया ए, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा बीएसी। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे एडीसी लिख देते हैं सीएडी लिख देते हैं तो वो हमारा गलत होगा। हमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, यानी कि एबीसी को हम डी ए सी ही लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एसीडी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैचिंग करा के लिखना है, ठीक ना, कि जो हमें दिया हो पहले उसका देखेंगे,
दिया क्या था, एडीसी और बीएसी, यानी डी कोण बड़े वाले का बराबर है। तो जब बड़े वाले त्रिभुज का नाम हम एबीसी पहले लिख लिए हैं, तो इसी के अनुसार हमें छोटे वाले त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा। तो बड़े वाले में ए पहले है, तो ए किसके बराबर था, डी के, तो छोटे वाले में डी पहले आएगा। और क्या दोनों मिल सकता है, बड़े वाले का सी कोण छोटे वाले का सी कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही है, उभयनिष्ठ है। तो सी जहाँ पे वहीं बीच में भी सी आना चाहिए, तो लास्ट में आएगा। तो बीच में बचा क्या, ए, यानी हम उसको क्या लिख सकते हैं, डीएसी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दिखा देंगे। कोण हमारा क्या होगा, ए बी ए सी, बी ए सी बराबर क्या है, ए बी सी। देखिए एक कोण जो है डी कोण के बराबर, ये क्या है, दिया हुआ है। दूसरा क्या हो जाएगा, सी कोण, तो बड़े वाले का सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी बी, और छोटे वाले का सी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए सी भी लिखें तो डी सी ए। हाँ, देखिए, तो पहला वाला कोण क्या था, बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, ये हमारा क्या है, दिया हुआ है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जो कोण हमारा वनिष्ठ था, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में लिखते हैं ए सी बी, तो इस वाले त्रिभुज में क्या नाम हो, ए सी बी, ऐसे आ रहा है ना, ए सी बी, तो इसका क्या होगा, डी सी ए। तो डी सी ए ये क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी का। और अगर ये समरूप है, तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत अनुपात क्या है, ए बी
बटा डी ए बराबर बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी, यही तो होगा ना। इसका पहला भुजा ए बी, इसका पहला भुजा डी ए, दूसरा भुजा बी सी, दूसरा भुजा ए सी, तीसरा भुजा ए सी, तीसरा भुजा इसका डी सी, यानी तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। अब इसमें से हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसे कंसिडर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखिए सी ए स्क्वायर यानी ए सी या सी एक ही बात है, तो ये दोनों आपस में गुना होगा तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी डी सी, देखिए बी सी डी सी है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम सेपरेट करके लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं। इसलिए अब नाम भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो लाना है उसी के अकॉर्डिंग। अब AC को CA लिखे या AC लिखे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। CA डिवाइड बाय CD बराबर CA, सॉरी इसका क्या था, यहाँ जो लाना है वही लिखेगा, ठीक है ना, CB और CA ऐसा हो जाएगा। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CA स्क्वायर और ये हो जाएगा CB गुने CD, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो समरूपता में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि उसे लिखे नाम कैसे है। अगर आपने नाम सही लिख लिया तो ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमने क्वेश्चन क्या देखा अभी, जो समरूप त्रिभुज है उससे संबंधित। अब अगला जो टॉपिक हमारा क्या था, उसमें समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके भुजा का आपस में संबंध, तो उससे संबंधित सॉरी उससे संबंधित एक प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है ना, जो क्षेत्रफल और भुजा के अनुपात के से संबंधित प्रश्न है। यहाँ क्या क्वेश्चन है, चित्र में DE जो है BC के समानांतर है और DE BC का अनुपात क्या है, 4:5 है। DE और BC का अनुपात 4 और 5 का है। तो त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल हमें अलग अलग फाइंड करना है, उसका अनुपात निकालना है। तो क्या होगा, तो देखिए हम पढ़े क्या थे कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसके संगत भुजा के योग के बराबर, संगत भुजा के अनुपात के बराबर, सॉरी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो त्रिभुज नहीं है, एक त्रिभुज और एक समलंब चतुर्भुज है। लेकिन इसमें क्वेश्चन देखिए छुपा क्या है कि जो हमारा समलंब का क्षेत्रफल होगा, बड़े वाले त्रिभुज में छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, यानी समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा जो हमारा त्रिभुज ABC है उसमें से छोटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और छोटे वाले का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं उसके भुजा के अनुपात के तुलना में, क्योंकि वो तो दिया हुआ है। और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा ये हम पहले सिद्ध करेंगे, वो एक्चुअल होता ही है। जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो हमेशा समरूप होगा ही, हमें सिर्फ उसे दिखाना पड़ता है कि समरूप कैसे है ये, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज, अब देखिए यदि हम छोटे वाले को ADE लिखते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा, A की जगह पर A इसमें भी है, बड़े वाले में भी A है, यानी छोटे वाले में अगर A पहले लिखे तो बड़े वाले त्रिभुज में भी A क्या होगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, D की जगह क्या आएगा, जो D कोण है ये कोण इसके बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों भुज में क्या है, रेखा DE और BC रेखा समानांतर है, इसलिए ये कोण हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो D की जगह B, यानी सिंपल हो गया ABC, यानी ADE और ABC त्रिभुज ये समरूप होगा। लेकिन यहाँ पर हम समरूप नहीं लिखेंगे, यहाँ हम नाम लिखेंगे उस प्रकार से कि ADE और ABC त्रिभुज हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें हम कंडीशन दिखाएंगे कि क्या क्या कंडीशन दोनों में है जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या है, समरूप हो गया। तो इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो छोटे वाले का A और बड़े वाले का A दोनों देखिए, दोनों कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कोण
डी ए ई बराबर कोण बी ए सी। क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों कोण बराबर हो गया। नेक्स्ट, हम किसी भी कोण को कंसीडर कर सकते हैं, डी बराबर बी। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी ई बराबर ए बी सी। और ये क्यों है? क्योंकि डी ई जो है वो समानांतर है बी सी के, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये दो कोण बराबर है तो कन्फर्म हो गया कि हमारा त्रिभुज ए डी ई जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी इसके इक्वल हो जाएगा, जो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। यहाँ क्या डी और बी सी लिखा है ना, देखिए इसका डी और इसका बी सी संगत है ना, डी ई बी सी, ये भी सेकेंड और थर्ड को मिला के, यहाँ भी सेकेंड और थर्ड को मिला के, ये दोनों संगत है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल डी ई और बी सी का होल स्क्वायर या स्क्वायर का अनुपात दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये मान किसके बराबर है, डी और बी सी जो है वो 4/5 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16/25 आ गया। तो क्षेत्रफल एडी और क्षेत्रफल एबीसी का अनुपात जो है वो क्या है, 16/25 आया है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है कि एडीई और समलंब बीसीईडी का निकालना अनुपात। यहाँ पे किसका निकला है, एडीई और एबीसी का, यानी बड़े वाले त्रिभुज का। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो ये समलंब का क्षेत्रफल क्या हुआ, आ जाएगा ना। तो यहाँ बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एबीसी, यानी 25 के बराबर है, 25 के यानी अनुपात बराबर है। तो छोटे वाले को 16 के कंसिडर करेंगे तो बड़े वाला 25 के हो जाएगा। तो जब यहाँ समलंब लाएंगे तो क्या होगा, एबीसी में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम के रूप में कंसिडर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है ना, हम यहाँ क्या लेंगे, माना क्षेत्रफल एडीई, त्रिभुज एडी का क्या है 16 की, और क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का कितना हो गया 25 की। ठीक है ना, ये दोनों हमने कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए क्षेत्रफल किसका लेंगे, बी सी ई डी का जो होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी, दोनों का अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी 25 के माइनस 16 के यानी कि 9 के। ये आ गया त्रिभुज, यानी ये समलंब चतुर्भुज बीसीईडी का क्षेत्रफल कितना आ गया 9 के। कब, जब हम त्रिभुज एडी को 16 के और एबीसी को 25 के मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि अनुपात 16/25 है, 16 मान नहीं है, यानी 32 हो सकता है इसका क्षेत्रफल 32 होता और बड़े वाले का क्षेत्रफल 50 होगा, तब भी तो अनुपात 16/25 आएगा ना। अगर इसका क्षेत्रफल 160 होता और इसका क्षेत्रफल 250 होता बड़े वाले का, तब भी 16/25 आता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर अलग अलग कंसिडर करेंगे तो कुछ उसका गुणांक के रूप में लेंगे, 16 के गुणांक के रूप में। तो हमारा क्षेत्रफल एडी क्या है 16 के और क्षेत्रफल एबीसी क्या है 25 के। तो इस आधार पे जो समलंब का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 25 माइनस 16 यानी 9 क्या हो जाएगा। अब हमारा जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो गया। क्या लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई अनुपात क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज बी सी ई डी इक्वल टू एडीई का कितना था 16 के और इसका कितना है 9 के। तो ये क्या हो गया 16:9, यही हमारा आंसर हो गया। के कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 16:9, यानी कि त्रिभुज एडीई और समलंब चतुर्भुज बीसीईडी
का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 16:9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बस इतना में यही ध्यान देना था कि हम किस त्रिभुज को किस त्रिभुज को समरूपसित करेंगे, वो हमें कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो ये क्षेत्रफल और भुजा का संबंध वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो क्षेत्रफल और भुजा से संबंधित होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन के करने पड़ेंगे। फिर भी अगर किसी बुक के कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, आप प्रयास कीजिए इसे हल करने का। और हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि क्षेत्रफल और उसके भुजा किसी भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा के आपस में क्या संबंध है, उससे रिलेटेड प्रश्न। अब अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और थोड़ा सा टफ भी कंसिडर किया जाता है, जो हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव वाले में, यानी कि जो हमारा प्रश्न है, बड़े वाला प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन है जो कि सिद्ध करना है। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग करेंगे वो चित्र जब बनेगा उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है। समबाहु में क्या होता है, जिसकी हर भुजा बराबर हो। तो ए बी बी सी ए सी तीनों क्या है, आपस में बराबर है। इसमें बोला है कि डी हमारा कोई बिंदु है बीसी पर, इस प्रकार से है कि जो डी है, बी डी है, वो बीसी का 1/3, 1/3 ऑफ बीसी। तो डी हमने एक बिंदु ले लिया जो कि बीसी का क्या है, 1/3 है। ठीक है ना। अब इसमें हमें ये सिद्ध करना एडी और एबी का रिलेशन। एडी कौन सा ये है और एबी है, यानी एबी एक्चुअल जो त्रिभुज है उसका एक भुजा है, और एडी क्या है, जो डी बिंदु दिया हुआ बीसी पे उसको ए से मिलाने वाली रेखा। तो एडी और एबी का रिलेशन निकालना है। अब इस वाले त्रिभुज में कहीं समकोण तो है ही नहीं, तो आखिर हम यूज करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे तभी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रचना लेंगे और एक हम ए से एक सीधी रेखा बीसी पर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। सपोज हमने इसका नाम एन दे दिया। ठीक है, और ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। हमने सीधी रेखा, तो समबाहु त्रिभुज में ये हमें पता होता है कि जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाले भुजा को 2 इक्वल भाग में बांटता है, यानी कि बीएन और एनसी क्या है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये शीर्ष लंब है समबाहु त्रिभुज का। ये हमने रचना से कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ रचना से बेनिफिट ये होगा, इस ए एन के हेल्प से हम किसी भी भुजा को आपस में रिलेट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है कि जो बीडी है वो 1/3 बीसी है। रचना में हमने क्या किया, ए से बीसी पर लंब खींचा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी एन जो होगा वो एनसी के बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो बी एन बराबर क्या हो जाएगा, एनसी होगा। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए वो समबाहु त्रिभुज लिखा है ताकि हमारा हल करना आसान हो जाए। वो किसी भी ट्रायंगल हिल नहीं दे सकता है, समबाहु लिखा है इसलिए ताकि हम इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर सके। तो बी एन बराबर क्या हो गया, एनसी हो गया। ठीक है, यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। देखिए बीडी जो है
वो तो हमारा है ही 1/3 BC के, और जो हमारा BN होगा वो हमारा क्या होगा, 1/2 BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब BN और NC बराबर है तो BC का आधा हुआ ना BN, तो हम लिखे BD बराबर 1/3 BC और BN जो होगा 1/2 BC। ये रिलेशन आ गया रचना के द्वारा, ठीक है, और ये दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है उसका रिलेशन, अब हमें संबंध किससे निकालना, एडी और एबी का ना, एडी और एबी का। तो इससे संबंधित जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो एडी किस में आता है, त्रिभुज एडीएन में, और एबी किस में आता है, एबीएन में, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए एन बी या एबीएन किसी में भी ले सकते हैं। इसमें संबंध क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये हमारा एक समीकरण हो गया। ये ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए एन और बी एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो एडी, त्रिभुज ए एन डी में ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से वही ए एन स्क्वायर और डी एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ए एन डी में क्या होगा, ए डी स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए हमें रिलेशन किसमें, ए बी और एडी में निकालना, तो हम इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे, ये टर्म हमारा आ जाए इसमें। तो बी एन कैसे आ सकता है, देखिए बी एन को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी एन, यानी जो डी एन हमारा है उसको हम लिख सकते हैं बी एन माइनस बी डी। ये जो हमारा डी एन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एन में से बी डी को माइनस करेंगे, देखिए ए एन स्क्वायर प्लस, अब क्यों करेंगे, क्योंकि डी एन का रिलेशन किसी के साथ हमें पता नहीं है, लेकिन बी एन का रिलेशन लार्ज वाला भुजा से हमें पता है, बीडी का रिलेशन लार्ज वाला भुजा से पता है। तो यदि हम इसको बी एन और बीडी के रूप में लिखें तो उसे लार्ज भुजा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी रिप्लेसमेंट आसान होगा। इसलिए हम डी एन को क्या करेंगे, बी एन माइनस बी डी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, डी एन की जगह पे बी एन माइनस बी डी और स्क्वायर। अब यहाँ से ये बहुत आसान होता चल जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी एन स्क्वायर बी डी स्क्वायर 2bn बी डी, ऐसा हो जाएगा ना, बी एन और बी डी, और ये किसके इक्वल है, ए डी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे ए एन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर किसके इक्वल था, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर के इक्वल है ना, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हमने उसे ब्रेक किया। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ये दोनों हमारा जो पार्ट है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, समीकरण एक से इसको ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, बी डी स्क्वायर, हमें सिर्फ जो करना है वो क्या है, ए डी और ए बी का रिलेशन है, तो ए डी ए बी आया, ठीक है। अब रह गया बी डी बी एन और बी डी, तो बी डी जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, वो ऑलरेडी दिया हुआ ना रिलेशन कि बी डी हमारा क्या है, बी सी का 1/3 है, तो जो बी डी है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 बी सी और इसका स्क्वायर माइनस 2 गुने बी एन, बी एन क्या है हमारा, बी सी का हाफ है, तो 1/2 बी सी, और फिर से बी डी जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3 बी सी। अब देखिए सारा भुजा जो है वो ए बी बी सी ए डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या आएगा, सॉरी 1/9 बी सी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 बी सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। अब बी सी स्क्वायर ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन
ऐसा हो जाएगा 1/9 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 9, तो 1 माइनस 3 यानी -2/9 BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी बी सी, क्योंकि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमें सिर्फ क्या करना है, ए डी और ए बी का रिलेशन। तो ए डी तो है इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ए बी है, लेकिन बी सी, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, जो बी सी भुजा है वो ए बी के इक्वल होगा, तो बी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और -2/9 ए बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बी सी को हमने ए बी लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि बी सी ए बी के बराबर है, इसलिए हम उसकी जगह पर भी ए बी लिख सकते हैं। अगर हमें बी सी के रूप में सिद्ध करना होता तो हम यहाँ ए बी को हटाते, ए बी को रिप्लेस करते, ये आ गया। तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7/9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7/9 ए बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से ये 9 इधर रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। बहुत आसान है, आसानी से हल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने इसे सिद्ध कर लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक समकोण त्रिभुज का रचना करना पड़ा। कहीं कहीं पे ऑलरेडी पहले से दिया होगा समकोण त्रिभुज, नहीं दिया होगा तो उसमें ऐसा जरूर कंडीशन रहेगा कि हम आसानी से समकोण त्रिभुज का रचना करके उसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर दिया, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पाइथागोरस से संबंधित ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कि पाइथागोरस है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी हमारा 6√3 है, बी सी 6 है और ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो बी कोण ज्ञात करें। तो इसमें दो तरीका है, एक तो जो भुजा दिया हुआ उसमें आपस में पाइथागोरस वाला संबंध होगा, ये आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। वो प्रश्न ऐसा ही देगा, ऐसा नहीं कि कुछ वो पटांग दे देगा, वो प्रश्न ऐसा ही देगा, तो उसके आपस में क्या होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ए बी बी सी सी ए तीन भुजा है, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर तीसरी भुजा का वर्ग होगा, यानी कि जो उसका हाइपोटेन्यूस होता है सबसे बड़ी होता है, तो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर जो होगा उसका विकर्ण का वर्ग होता है। तो इसमें छोटी भुजा कौन कौन सा देंगे, ए बी 6√3, बी सी 6 और ए सी 12, तो दोनों छोटी भुजा कौन सा है, ए बी और ए सी है ना, और सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी है। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों भुजा का वर्ग निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर यानी कि 108। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा है बी सी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, कितना होगा 36। ठीक है, नेक्स्ट है ए सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 144। ठीक है, अब यहाँ से चेक करके देखिए, इन दोनों का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा के योग के बराबर है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और अगर दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें हमारा 90 डिग्री होता कौन सा है, जो दोनों भुजा छोटी भुजा है उसके कोण वनिष्ठ कोण, तो ए बी और बी सी भुजा से कौन सा कोण बनेगा, बी कोण, क्योंकि बी दोनों कॉमन है ना, तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो ऐसा ही तो बनेगा, ए बी सी, ए बी बी सी ए सी के इक्वल है। अगर हम संपूर्ण नहीं बनाते हैं सपोज हम कुछ भी ट्रायंगल लेते हैं, सपोज अभी हमें पता नहीं है कि क्या, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी ऐसा बनेगा ए बी सी, इस
तरह का कोई त्रिभुज होगा। अब देखिए ए बी और बी सी, तो कौन कौन सा बन रहा है, बी कौन बन रहा है ना, यानी कि जो भुजा कंसिडर कर रहे हैं उसमें कॉमन आने वाला जो शीर्ष है वही हमारा कौन बनता है। ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, बी है, यानी बी कौन बन रहा है। तो बी कौन इसमें जो बन रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता तो इसका मान कुछ और होता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए बी कोण एक क्या है, एक समकोण है, यानी बी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और वही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर बाई चांस ये समकोण त्रिभुज नहीं है तब भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, सपोज कोई भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज है एबीसी, और इसमें अगर हमें बी कोण ज्ञात करना होता तो इसमें ये याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला। उसमें होता क्या है, देखिए फॉर्मूला पहले भी मैंने बताया था किसी वीडियो में, इससे पहले एक और वीडियो उसमें मैंने बताया था। यहाँ देखिए बी कोण क्या होगा, अगर हम कॉस बी कंसिडर करते हैं, साइन कॉस टैन से तो सभी लोग वाकिफ है, त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके हैं। तो कॉस बी यानी क्या हो, कॉस ऑफ एंगल बी, बी एंगल के कॉस। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इस कोण को बनाने वाला जो भुजा है उन दोनों का स्क्वायर का योग, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसमें माइनस क्या करते हैं, जो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या है ए सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 जो भुजा से कोण बन रहा है, यानी कि ए बी और बी सी। ये फॉर्मूला होता है कॉस बी का। यानी हम किसी भी, अगर हमें सी निकालना होता, सपोज हमें सी कोण निकालना होता, तो सी कोण के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी। अब सी कोण को बनाने वाला भुजा कौन कौन सा है, ए सी और बी सी है ना, तो क्या लिखते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं उसके सामने वाला, यानी ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या होता है, जिस भुजा से बन रहा है उसी का गुणनफल, यानी ए सी और बी सी। इसे हम कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कोण का मान। तो इसमें क्या गिवन था कि कोई भी त्रिभुज है, सपोज क्या दिया होता, ये एक त्रिभुज है, हमें पता नहीं कि समकोण है, क्या है, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या दिया था, ए बी बी सी ए सी तीनों भुजा दिया हुआ है, और एक कोई भी कोण हमें निकालना है, ए बी सी कोई भी कोण हमें ज्ञात करना, तो जो भी कोण ज्ञात करना वो कॉस के साथ लिखेंगे, तो कॉस बी हो गया। अब जो कोण निकालना है उससे उसको बनाने वाला भुजा का वर्ग का सम, यानी बी कोण कौन बना, ए बी और बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और नीचे का दो गुना दोनों भुजा का जिससे कोण बन रहा है ए बी गुने बी सी। अब इसका मान डायरेक्ट देखे लिखते हैं, कॉस बी इक्वल टू क्या हो, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 108 प्लस बी सी का स्क्वायर 36, ए सी का स्क्वायर 144 बटे 2 गुने ए बी हमारे पास क्या है 6√3 और दूसरा क्या है 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस बी इक्वल टू, ऊपर में 0 आ गया ना, और नीचे क्या है कुछ भी रहेगा नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली ये क्या आ गया, कॉस बी बराबर 0। तो कॉस वाले त्रिकोणमितीय रेशियो में 0 का मान कब होता है, जब वो 90 डिग्री पे होता है, यानी ये बी क्या होगा, इसलिए बी जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से भी देखिए 90 डिग्री आ गया। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं, कोसाइन सूत्र कहते हैं। और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा समकोण से ही संबंधित आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हल करना है, तो उसमें हमेशा पाइथागोरस का संबंध रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर वो न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्वेश्चन आया तब भी हम हल कर सकते हैं, यानी कोई भी कोण। यहाँ बी कोण ज्ञात करना था तो हमने पाइथागोरस लगा लिया, ठीक है। अगर हमें सी कोण ज्ञात करना होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कॉस सी बराबर, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक दूसरे को
ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले से सिद्ध किए हैं कि दोनों जो प्रतिच्छेद करता है उसके अनुपात जो है अलग अलग भाग के अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। इसमें हमको ध्यान ये देना है कि अगर हम फर्स्ट वाला साइड में बड़ा वाला लिखते हैं तो दूसरे का भी बड़ा लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इस तरह लिखते हैं ओ डी, तो इधर क्या लेना पड़ेगा ओ सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड वाले का ओ बी, और इधर क्या होगा ओ ए। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इधर छोटा लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो आंसर हमारा क्या हुआ, सही नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारा जो हम प्रूफ किए थे इसमें, उसमें क्या था, हमने एक ऐसा रेखा लिया था। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे हमने प्रूफ किया था। तो ये रेखा तो था, और बस ये टर्म अगर एल है तो ए एल अपॉन एल डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी था। सेकेंड वाला त्रिभुज जो हमने लिया था तो डी एल अपॉन एल ए डी ओ अपॉन ओ बी आएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला में क्या था, ए एल अपॉन एल डी, उसे उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या ए एल अपॉन एल डी जो होगा वो ओ बी अपॉन ओ डी के हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए ओ अपॉन ओ सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी के इक्वल। तो देखिए अगर फर्स्ट वाला में हम ए ओ और ओ सी ले रहे हैं तो सेकंड यानी छोटा पार्ट ऊपर, तो सेकंड वाले का भी छोटा पार्ट ऊपर होगा, बड़ा वाला पार्ट नीचे होगा। ये थोड़ा रेशियो में हमें ध्यान देना है। ठीक ना, अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट में फर्स्ट वाले में अगर हम बड़ा वाला पार्ट ऊपर ले रहे हैं तो सेकंड वाले का भी बड़ा ही लेंगे इस नीचे, तो ओ डी अपॉन ओ सी। ठीक है, और यहाँ फिर आ जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए। तो किसी भी रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे ये लिखे या फिर ये लिखे। तो यहाँ तो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 19, और ओसी का मान क्या है, x माइनस 3। नेक्स्ट क्या है, ओबी का मान x माइनस 5, और यहाँ क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 9x माइनस, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और प्लस 15। ठीक है, इनको भी उधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 9x और प्लस 57 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस क्या हो जाएगा 72 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 9x 8x प्लस 72 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर सॉरी, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ से क्या आएगा, दो दो टर्म जो है उसमें से हम कॉमन कंसीडर करते हैं, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 9 आ गया। यही ब्रैकेट हम यहाँ भी लिखते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 8, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू 8। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक्स का मान क्या होगा, 9 या फिर 8 होगा। इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए, उससे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। ओवरऑल जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें से आ जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो भी मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, न्यूमरल वैल्यू चेंज हो सकता है, थोड़ा सा सिद्ध करने वाला चेंजिंग करके दे सकता है, लेकिन जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। 10 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चन इसके आधार पर ही हो जाएगा। फिर भी मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि कितने क्वेश्चन हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने ट्रायंगल का हल किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप अगर आपको सही लगा क्वेश्चन, आपको सही से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया, तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियोस को। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिए इसमें। ठीक है ना, आपको फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा सारे क्वेश्चन को। और नेक्स्ट हम चलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द में कोई नया चैप्टर लाऊं। और
जैसा कि मैंने बताया था कि हम सारे जो भी हमारा ज्यामिति वाला चैप्टर है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, उसे हम कवर करना चाहेंगे क्योंकि वो काफी टफ होता है और जनरली लोग लास्ट में क्या होता है नहीं हो पाता है। तो हम पहले उसी का करेंगे सारा, ठीक है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन। बाकी मैंने कुछ और चैप्टर्स करवाए थे इम्पोर्टेंट, वो भी चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान देकर। ओके, गुड बाय।